हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोत्र की अवधारणा एवं वर्ण व्यवस्था पर। गोत्र की अवधारणा हिंदू धर्म में सदा से है। यह हिंदू धर्म के सबसे जटिल विषयों में से एक है। गोत्र को अति प्राचीन माना गया है। यहां तक कि ऐसा कहा गया है कि गोत्र पहले आए और फिर वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई। अर्थात गोत्र की अवधारणा वर्ण व्यवस्था से भी प्राचीन है। गोत्र शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला। इसे दूसरे रूप में समझें तो हर गोत्र अतीत में जाकर अपने एक मूल पुरुष अर्थात ऋषि से मिलती है। इसे आप अपने पूर्वजों का डीएनए मान सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे मूल पूर्व पुरुष कौन थे और आखिरकार हमारे वंश का आरंभ किस ऋषि से हुआ। अब एक प्रश्न ये आता है कि गोत्र का आरंभ किसी ब्राह्मण ऋषि से ही क्यों आरंभ होता है। तो ये बताना आवश्यक है कि गोत्र का आरंभ परमपिता ब्रह्मा की प्रथम पीढ़ी के साथ ही हो गया, जो ब्राह्मण वर्ण के थे। वर्ण और जाति के अंतर के विषय में विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। गोत्र वैसे तो इतना जटिल नहीं था, किंतु आगे चलकर जटिल बन गया। उसका कारण ये कि गोत्र का आरंभ प्रथम स्वयंभू मनु के मनवंतर में ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों, जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है, उनसे ही हुई थी। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज 7 ऋषि हैं, जिन्हें ही सप्तर्षि भी कहा जाता है। प्रारंभ में गोत्र व्यवस्था केवल ब्राह्मणों में थी, किंतु कालांतर में अन्य वर्णों के लोगों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। आगे चलकर जब और कई प्रमुख महर्षियों का उद्भव हुआ तो उनके नाम पर भी अलग गोत्र चले। विशेषकर जब अज्ञानता के कारण वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था मान लिया गया तो सभी लोगों ने अपने कुल के मूल पुरुषों के नाम पर अपने अलग गोत्र रख लिए। आज वैसे तो मुख्य रूप से 108 गोत्र माने जाते हैं। यदि किसी को अपने गोत्र का ज्ञान ना हो तो उसे कश्यप गोत्र को मानना चाहिए, क्योंकि कश्यप ऋषि ने कई स्त्रियों से विवाह किया, जिनसे सभी जातियों का जन्म हुआ। शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एक ही गोत्र में विवाह करने से कई प्रकार के आनुवांशिक रोग होने की संभावना है। होने वाली संतान अक्षम और कई रोगों से ग्रसित होने की संभावना प्रबल होती है। आज का आधुनिक विज्ञान भी ऐसा ही मानता है। गोत्र व्यवस्था भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यक्ति की पहचान, वंशावली और पारिवारिक संबंधों को दर्शाती है। समान गोत्र में विवाह न करने की परंपरा का वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक आधार है। ये परंपरा समाज की संरचना को सुरक्षित रखने और आनुवंशिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होती है। आज हम सब धर्म से कट चुके हैं और बहुत कम लोगों को अपने गोत्र के विषय में पता होता है। यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ शताब्दियों में ये महान गोत्र प्रणाली लुप्त हो जाएगी। इसीलिए आज के समय में हमें अपने बच्चों को अपने गोत्र के विषय में अवश्य बताना चाहिए। और अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण के सत्य में नीचे ऊंचे का भेद नहीं था। वर्ण के सत्य में व्यक्तित्व का भेद था। शूद्र ब्राह्मण से नीचा नहीं है और ब्राह्मण भी शूद्र से ऊंचा नहीं है। नीचे ऊंचे की बात खतरनाक है। शूद्र शूद्र है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। यह टाइप की बात है, जूनियर सीनियर की नहीं। जैसा कि समझे, एक आदमी काला है, एक आदमी गोरा है। काला आदमी गोरे आदमी से नीचा नहीं है। काला आदमी काला है और गोरा आदमी गोरा है। इसमें पिगमेंट का फर्क है और चमड़ी के फर्क से कोई आदमी जूनियर सीनियर नहीं होता। वर्ण की व्यवस्था में फर्क, डिफरेंस की स्वीकृति थी, वैल्यूएशन की नहीं थी, मूल्यांकन नहीं था। और उचित है कि स्वीकृति हो, क्योंकि जिस दिन स्वीकृति खो जाती है उस दिन उपद्रव शुरू होता है। अब आज वर्ण टिकेगा नहीं। ये व्यवस्था तो मरेगी, लेकिन वर्ण लौटेगा। जितना मनुष्य के संबंध में वैज्ञानिक चिंतन बढ़ेगा, आने वाली सदी में वर्ण की व्यवस्था वापस लौट आएगी और अब और ज्यादा वैज्ञानिक होकर लौटेगी। क्योंकि जितना मनुष्य के संबंध में समझदारी बढ़ रही है, जितना मनोविज्ञान विकसित हो रहा है, उतनी बात साफ होती जा रही है कि 4 तरह के लोग हैं। उनको इनकार करने का कोई उपाय नहीं है। और हम कुछ भी उपाय करें, हम सारे लोगों को सिर्फ एक ही तरह से एक वर्ण का नहीं बना सकते। वर्ण की व्यवस्था उसी दिन असत्य होगी जिस दिन आदमी मशीन हो जाएगा, आदमी नहीं होगा। उसके पहले असत्य नहीं हो सकती। व्यक्तित्व का अर्थ ही अंतर है, डिफरेंस है। आपके पास व्यक्तित्व है, उसका मतलब ही यही है कि आप दूसरे व्यक्तियों से कहीं ना कहीं भिन्न हैं। अगर आप बिल्कुल भिन्न नहीं हैं
तो व्यक्तित्व नहीं है, आत्मा नहीं है। मनुष्य के पास जब तक आत्मा है तब तक वर्ण का सत्य झुठलाया नहीं जा सकता है। हमें इसे बदलने और गलत बताने की बजाय इसके वैज्ञानिकता को समझना चाहिए।